बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है कक्षा 6 के गणित की पाठ्य पुस्तक से इकाई 3 पूर्णांक पाठ का अभ्यास 3A। आज अभ्यास 3A के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अभ्यास प्रश्न हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। जैसे पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसे इंटीजर्स कहा जाता है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण कैसे किया जाता है। योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। पूर्णांकों की तुलना कैसे किया जाता है और पूर्णांकों का निरपेक्ष मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक किसे कहते हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। चलिए हम प्राकृतिक संख्या से ही शुरू करते हैं, जिसे आप लोगों ने पढ़ा है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जैसा कि उसकी परिभाषा में बताया गया है, गिनने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यह सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक, माने ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। तो माने जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या, माने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और ऐड कर लिया जाए, शून्य को और बढ़ा ले, तब इसे क्या कहा जाएगा, तब इसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को और सम्मिलित कर लिया जाए तो कहलाती है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स कहलाती है। तो इसे माने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आप लोगों ने इसके पहले देख चुके हैं। इसके पहले आप लोगों ने पहले लेसन में प्राकृतिक संख्या, दूसरे लेसन में पूर्ण संख्या आप लोगों ने पढ़ा है। अब आज बात करते हैं पूर्णांक की। अब देखिए 1 से जब शुरू होता है अनंत तक प्राकृतिक संख्या में शून्य को और सम्मिलित कर लिया गया, ये हो गई पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक को समझने से पहले पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी इस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है और आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप उससे सामान लेते हैं, जितना सामान आपको चाहिए उतना सामान लेने पर दुकानदार का 15 रुपए होता है। तो लेकिन तो आपके पास है 10 रुपए, तो क्या करेंगे आप उस दुकानदार के यहां से आप 5 रुपए उधार करके सामान लेकर के आएंगे। तो ये जो 5 रुपए उधार हुआ उसको किस चिन्ह के साथ रखा जाए, क्योंकि यह आपका कर्ज हुआ, यह आपका ऋण हुआ, तो इसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ इन संख्याओं को रखा जाता है। जैसे 5 रुपए माने माइनस हुआ, किसको लिखेंगे -5। 5 रुपए आपका वहां कर्ज हुआ, किसको लिखेंगे -5। और भी एग्जाम्पल है, जैसे ठंडी के दिनों में जब खूब ठंडी पड़ रही होती है तो वातावरण का जो तापमान होता है कभी कभी 0 से नीचे भी चला जाता है। जब 0 से नीचे, मान लीजिए 0 से नीचे 5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो उसको आप किस चिन्ह के साथ लिखेंगे। जब 0 से नीचे का तापमान हो जाता है तो उसको लिखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस। जैसे 0 से ऊपर जब होता है तो तापमान को धनात्मक, और 0 से जब नीचे होता है तो तापमान को ऋणात्मक। जैसे अगर पूरब की तरफ संख्याओं को धनात्मक ले रहे हो तो पश्चिम की तरफ में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो वही बात अगर इसमें पूर्णांक के संदर्भ में समझें तो अब फिर एक बात देख लीजिए, 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण पूर्णांक को भी सम्मिलित कर लिया जाए, ऋण पूर्णांक को माने ऋणात्मक जो, ये देखिए
एक चीज और, ये यहां से यहां तक होता है आपका धन पूर्णांक। इसको आप इसे कहा जाता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कहां से, 1 से लेकर के अनंत तक। और ये शून्य है, शून्य न तो धन होता है न तो ऋण, माने शून्य न धनात्मक होता है न शून्य ऋणात्मक होता है। यदि इसमें ऋणात्मक संख्याओं, माने जैसे माइनस, ऐसे -1, -2, -3, ऐसे ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, माने ऋणात्मक पूर्णांक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक, माने ऋणात्मक पूर्णांक। तो चलिए यहां देख लेते हैं। पहले आया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक, ठीक। तो इसको क्या कहा गया, प्राकृतिक संख्या। इसको आपने कहा प्राकृतिक संख्या, ठीक। और प्राकृतिक संख्या ये है, मान लीजिए शून्य, ये है शून्य। शून्य न धनात्मक संख्या है न ऋणात्मक संख्या, और ये शून्य और प्राकृतिक संख्या मिल करके ये बना लेती हैं पूर्ण संख्या। ये क्या बना देती हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या माने शून्य और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक, माने ऋणात्मक पूर्णांक को और जोड़ लिया जाए, ऋणात्मक पूर्णांक माने जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक और बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक, इंटीजर। तो माने जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में ये माने दो भाग हो जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या मिल करके पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। माने फाइनली जो पूर्णांक हुआ वो हो गया शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, और फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे अनंत, माने माइनस इन्फिनिटी कह लीजिए और इधर प्लस इन्फिनिटी कह लीजिए। हाँ, तो इसमें देखिए, जैसे इसके पहले मैंने कहा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक उसी तरीके से इसमें न तो सबसे छोटा पूर्णांक बताया जा सकता है, न तो सबसे बड़ा पूर्णांक बताया जा सकता है, ठीक। तो चलिए, अगर संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण करना हुआ, ठीक, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण करना हुआ तो कैसे करेंगे। तो पूर्णांक में क्या होता है, माने धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक, ये तीनों मिल करके पूर्णांक बनाते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, देखिए संख्या रेखा पर अगर निरूपण करना हुआ पूर्णांकों का, तो सबसे पहले बीच में ये शून्य हो जाएगा। शून्य के दाहिनी तरफ ये हो जाएगा +1, फिर +2, फिर +3, +4, +5 ऐसे, और शून्य के बाईं तरफ ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे। तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण इस तरीके से किया जाता है, पूर्णांक, ठीक। जैसे आपसे कह दिया गया +5 को संख्या रेखा पर दिखाइए, तो क्या करेंगे आप, पहले लाइन खींच दीजिए, जो जैसी आवश्यकता है वही इधर -1, -2, फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5, ये धनात्मक संख्या हो जाएगी, ऋणात्मक इधर वाली। अब 5 दिखाना आपको संख्या रेखा पर 5, तो शून्य से शुरू करिए, धन की तरफ जाइए, ये हो गया, ये हो गया इसका निरूपण। माने संख्या रेखा पर अगर +5 को दिखाना हुआ तो ऐसे, संख्या रेखा पर अगर -3 को दिखाना हुआ तब -1, -2, -3, -4, और इधर 1, 2, 3, 4 धनात्मक संख्या है।
-3 को दिखाना हुआ तो इधर से चलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हो गया संख्या रेखा पर -3 का निरूपण। तो संख्या रेखा पर निरूपण के पश्चात अब हम देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? देखिए, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? यदि दो पूर्णांकों का योगफल, यदि दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाए तो यदि उसका योगफल 0 आता है तब वे एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए a में b को जोड़ा गया, योगफल आ गया 0, तब क्या कहेंगे? a को b का योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे और b को a का योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। समझ में आ गया? a को b का योगात्मक प्रतिलोम और b को a का योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। या उदाहरण के माध्यम से अगर समझें, जैसे 5 में +5 में -5 अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 0। तो +5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 और -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5। माने अगर योगात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का निकालना है तो आप चिन्ह बदल दीजिए। जैसे -13 का योगात्मक प्रतिलोम -13, -25 का योगात्मक प्रतिलोम +25। अगर आगे ऋण है तो धन लगा दीजिए, धन है तो ऋण लगा दीजिए, तो संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आपको मिल जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। माने 0 का अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है पूर्णांकों की तुलना। ये बड़ा जरूरी है। पूर्णांकों की तुलना में अगर संख्या माने पूर्णांकों की बात करें, पूर्णांक क्या होता है अभी भी बताया गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक ये धनात्मक संख्याएं। ठीक, इधर सभी धनात्मक संख्याएं हैं और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे आगे तक ये हो गया आपका माने ऋणात्मक संख्या है। देखिए, अगर बात करें इस इतने को क्या कहा जाता है? इतने को आप कहते हो धन पूर्णांक। ये क्या कहलाता है? धन पूर्णांक। और अगर इतने की बात करें तो ये है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ये है 0, ये है 0 और ये है ऋण पूर्णांक, ये है ऋण पूर्णांक। कहां से कहां तक? ये याद रखिएगा, 0 जो होता है न ये धनात्मक होता है न ये ऋणात्मक होता है। तो माने टोटल यहां से यहां तक क्या हो गया? पूर्णांक। टोटल यहां से यहां तक हो गया आपका पूर्णांक। तो माने पूर्णांक जो होता है वह ऋण पूर्णांक, 0 और धन पूर्णांक से मिलकर के बना होता है। अब इसमें एक लाइन आप याद रखिए तुलना में, अगर आप 0 से यहां देख लीजिए, ध्यान से समझिए, किसी 0 से न कह के किसी भी संख्या के अगर आप दाहिनी तरफ जाओगे, दाई संख्या के दाई तरफ बड़ी संख्या, संख्या के दाई ओर बड़ी संख्या मिलेगी। जिस संख्या के दाहिनी तरफ जाएंगे आपको बड़ी संख्या, और संख्या के बाईं ओर छोटी संख्या। ये बस याद रखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे -2 जैसे -4 के दाहिनी तरफ जाएंगे, जितनी भी संख्याएं सब -4 से बड़ी होगी। जैसे 3 है, 3 के दाहिनी तरफ है 4, 5, 6, 7, ये सब बड़ी संख्याएं होंगी। संख्या के दाईं ओर बड़ी संख्या, ठीक, संख्या के दाईं और बाईं ओर छोटी संख्या। तो माने जितना आप संख्या के दाहिनी तरफ जाएंगे आपको बड़ी संख्या मिलेगी, और संख्या के जितना बाईं ओर आएंगे आपको छोटी संख्या मिलेगी। तो यहां देख लीजिए, ये
पूर्णांकों की अगर बात करें तो जितने भी शून्य 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 सभी ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। शून्य सभी ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। ठीक, कोई भी ऋणात्मक संख्या आप जैसे आपसे कोई पूछ दे -99 बड़ा है कि शून्य, ऑफ कोर्स शून्य बड़ा है, -99 छोटा है। आप यहां देख सकते हैं ये शून्य है, -99 बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ जितना आप जाएंगे वो क्या होगा, छोटी संख्या होगी। तो -99 छोटा है और शून्य बड़ा है। फाइनल। और शून्य सभी धन पूर्णांकों से क्या होगा, छोटा होगा। अब ये शून्य सभी धन पूर्णांकों से छोटा होगा, ये शून्य है क्योंकि सभी धन पूर्णांक शून्य से दाहिनी तरफ है। ठीक, जैसे 50 है तो ये शून्य से बड़ा है, 1 है ये शून्य से बड़ा है। तो जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं सब शून्य से बड़ी होती है, और जितनी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं सब शून्य से छोटी होती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो है कि अगर दोनों ऋणात्मक संख्या है तब कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी। जैसे कहा गया -3 बड़ा है कि -5। अब इसमें ये देख लीजिए -3 और -5, जैसे -3 पे जाए तो -5 किस तरफ है, -5 बाईं तरफ है, तो बाईं ओर वाला छोटा, तो -5 जो है वो छोटा है, -3 बड़ा है। ऐसे -3 बड़ा, -5 छोटा। माने जो आंकिक रूप से याद रखिएगा, जैसे दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याओं में जो माने बड़ी संख्या होगी तो ऋण लगने पे एकदम छोटी हो जाएगी, और जो छोटी संख्या है जैसे अब यहां देख लीजिए 5 और 3 की बात करें तो 5 बड़ा है 3 छोटा है, लेकिन ऋण चिन्ह लगने से जब ऋण लग जाएगा तो 5 ये छोटा हो जाएगा, ये माने ऋण 5 छोटा हो जाएगा, -3 बड़ा हो जाएगा। तो माने ऋणात्मक अगर दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो जो इसमें छोटी संख्या होगी वो बड़ी हो जाएगी, बड़ी वाली छोटी हो जाएगी। तो चलिए पूर्णांकों की तुलना के बाद, और याद रखिएगा शून्य न तो धनात्मक होती है, शून्य न ऋणात्मक संख्या होती है। अब पूर्णांकों की तुलना के बाद चलिए पूर्णांकों का निरपेक्ष मान क्या होता है इसकी बात करते हैं। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान क्या होता है। ठीक, अगर पूर्णांकों के निरपेक्ष मान की बात करें तो देखिए निरपेक्ष मान का मतलब है परिमाण, निरपेक्ष मान का आशय है परिमाण। तो जैसे यहां देख लीजिए, यहां जो दिखाया गया पूर्णांक को, ये है ऋण पूर्णांक। ठीक, ऋण पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक है, शून्य है धन पूर्णांक है। तो इसमें यहां देख लीजिए अगर निरपेक्ष मान की बात करें समझने के लिए, शून्य से जितनी दूरी पे 2 है, शून्य से उतनी ही दूरी पर -2 है। तो माने इसका जो परिमाण है 2 और -2 का, दोनों का माने परिमाण बराबर है। तो निरपेक्ष मान के लिए ऐसे जैसे -5 का निरपेक्ष मान आपको बताना, -5 का निरपेक्ष मान। ठीक, निरपेक्ष मान तो इसको मान कहते हैं, या इसे 2 खड़ी पाई आप लगाएंगे तो पढ़ेंगे -5 का निरपेक्ष मान ये हो जाएगा 5। धन 5 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, ये भी 5। मतलब जो निरपेक्ष मान होता है वह चिन्ह पर डिपेंड नहीं करता, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। जैसे माइनस है तब भी उसका निरपेक्ष मान 5 आया, +5 है तब भी निरपेक्ष मान 5 आया। जैसे मैंने बताया ना, शून्य से जितनी दूर पे +5 है, शून्य से उतनी ही दूर पे -5 है, दोनों का परिमाण समान है। ठीक, दोनों का परिमाण समान है। तुम्हारे निरपेक्ष मान जो होता है किसी संख्या का, उस संख्या का परिमाण होता है, माने वो चिन्ह से माने धन या ऋण से मुक्त होता है। ठीक, किसी संख्या का ये निरपेक्ष मान हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पूर्णांक क्या होता है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण कैसे किया जाता है,
योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है और पूर्णांकों की तुलना कैसे की जाती है और पूर्णांकों का निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं अभ्यास 3A के प्रश्नों को। इसमें से पहला प्रश्न ये है, ये सारणी दी गई है, इसमें कह रहे हैं जो संख्या यहाँ गायब है बताइए जो खाली स्थान है उसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी। प्रश्न संख्या दूसरे में भी यही है कि खाली स्थान पर जो खाली स्थान है इसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो चलिए पहले इसमें तर्क देखते हैं कि ऊपर वाली लाइन माने किस तरीके से भरी गई है। यहां देखिए +19 है तो यहां इस तरफ -19 है, माने इसका जस्ट अपोजिट संख्या यहां है। 23 है तो यहाँ -23 है, 25 है तो यहाँ -25 है, 29 है तो यहाँ -29 है। तो यहाँ क्या देखो, यहाँ 7 है तो यहाँ -7 है, यहाँ 11 है तो यहाँ -11 है, तो यहाँ 17 है तो यहाँ -17 भी है, तो 13 है तो यहाँ इसका क्या होना चाहिए -13। तो पहले वाले में जो खाली स्थान है उसमें भरा जाएगा -13, इसका आंसर आ जाएगा -13। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये देख लीजिए कि ऊपर वाला किस तरीके से ये भरा गया है। देखिए -7 है +7 है, 25 है तो -25 है, -13 है +13 है, 31 है तो -31 भी है। तो उसी तरीके से यहां भी देख लेते हैं, 5 है तो -5 है, -8 है तो यहाँ देखिए +8 है, 11 है तो -11 है, तो -14 है तो यहाँ क्या होना चाहिए +14 है। तो सेकंड वाले का जो आंसर आएगा वो जाएगा +14। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं इसे पूर्णांकों के रूप में लिखना है। कह रहे हैं कि यदि पूरब की दिशा में धनात्मक पूर्णांक लिया जाए और समुद्र तल से ऊंचाई को धनात्मक माना जाए तो ये जो प्रश्न में कह रहे हैं इसको पूर्णांकों के द्वारा आपको व्यक्त करना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है प्रश्न 3 का, कह रहे हैं 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। देखिए 0 से अभी मैंने बताया था इसके पहले, 0 से ऊपर का तापमान धनात्मक लिया जाता है, 0 से नीचे का तापमान ऋणात्मक लिया जाता है। तो 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस तो ऋणात्मक लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। -4 इसलिए है क्योंकि यह 0 से नीचे है। फिर 7 कदम पूरब को क्या लेना है धनात्मक, तो 7 कदम पूरब क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे +7। ठीक, फिर ₹3.28 की हानि, लाभ को धनात्मक रखा जाता है और हानि को ऋणात्मक। तो हानि को अगर ऋणात्मक लेंगे तो क्या लिखेंगे -3.28 हानि है। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, इसको क्या लिखेंगे आप 18 मीटर। देखिए पूरब को धन माना गया, अगर ऐसे है पूरब इधर धन है तो पश्चिम क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। तो 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन ये हो जाएगा -18 मीटर। ठीक, -18 मीटर पश्चिम हो जाएगा, माने -18 मीटर लिखा है, अगर माइनस लगा रहेगा तो पश्चिम तरफ जाएगा। समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, तो यहां देखिए समुद्र तल से ऊंचाई को धनात्मक लेना है तो ये हो जाएगा समुद्र तल से 1000 मीटर तो हो जाएगा +1000 मीटर। तो माने इस तरीके से आप पूर्णांकों के माध्यम से इसको आप प्रदर्शित कर सकते हो। तो फिर देखिए प्रश्न 4 में क्या कह रहे हैं। प्रश्न 4 में कह रहे हैं निम्न पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। तो योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया, आप चिन्ह बदल दीजिए, धन है तो ऋण कर दीजिए, ऋण है तो धन कर दीजिए। यहां देखिए -41 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -41 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा
-41 का योगात्मक प्रतिलोम +41 +91 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा? -91। माने जब योगात्मक प्रतिलोम आपको निकालना हो तो आप चिन्ह बदल दीजिए, जो धन है उसको ऋण कर दीजिए, जो ऋण है उसको धन कर दीजिए, तो आपको योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। चलिए इसके आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर निम्न पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करके दिखाते हैं, बाकी का जो है आप लगाएंगे। तो देखिए मैं हर प्रश्न से कुछ प्रश्न बता रहा हूं, जो आसान है उसमें से 2-1 मैं बता रहा हूं, शेष आप स्वयं लगाइएगा। तो जैसे इसमें देखिए, इसमें और भी है, मैं आपको एक धनात्मक और ऋणात्मक प्रदर्शित करके दिखाता हूं। इसके पहले मैं अभी भी बताया भी हूं कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो चलिए देखिए, संख्या रेखा पर +4 को कैसे प्रदर्शित करते हैं, -9 को कैसे प्रदर्शित करते हैं। पहले +4 को देख लीजिए। तो पहले संख्या रेखा, यहां आप एक संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा बनाने के बाद जैसे आप नंबर लिखते हैं वैसे लिख दीजिए। पहले ये हो जाएगा 1 +1, फिर ये +2 +3 +4 +5 ऐसे आगे तक, और फिर इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इस तरीके से आप दिखा लीजिए। अब +4 दिखाना है तो आप शून्य से चलिए और 4 तक चले आइए, ठीक, 4 तक आइए और इसको यहाँ नीचे लाइए। ये हो गया आपका +4। संख्या रेखा पर ये इस तरीके से +4 का निरूपण हो जाएगा। चलिए अगर संख्या रेखा पर -9 को दिखाना है, तो संख्या रेखा पर अगर -9 को दिखाना है तो फिर आप संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा पर जितनी आवश्यकता है उतना आप लिख लिया करिए। -9 दिखाना है तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -9, और आवश्यकता है तो आगे आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए ये शून्य से आप यहां शुरू करिए, इधर शून्य से शुरू करिए और कहां तक जाएंगे, -9 तक। ये आ गया -9, ये -9 का निरूपण आपका हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप अन्य को भी संख्या रेखा पर इस तरीके से आप निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। देखिए जरूरी नहीं है पूर्णांक को हमेशा क्षैतिज रेखा में ही प्रदर्शित किया जाए, पूर्णांक को ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। तो इसमें एक चित्र ये दिया गया है और इसकी सहायता से आपको इन निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जैसे प्रश्न 6 का क है, इसमें करेंगे A बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 होगा। तो यहां देख लीजिए, A अगर +7 है तो -7 कौन सा होगा, A का जस्ट अपोजिट E। इसका आंसर हो जाएगा E, इसका आंसर हो जाएगा E, माने -7 को निरूपित करने वाला बिंदु हो जाएगा E। क्योंकि देखिए जितना O से जितना ऊपर A है O से उतना ही नीचे E है, तो A का अपोजिट पॉइंट हो जाएगा E। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 का ख, बिंदु B किस पूर्णांक को निरूपित करता है। देखिए B कहां है, O से नीचे। तो मैंने अभी बताया नीचे जिस पूर्णांक को निरूपित किया जाता है वो ऋणात्मक होता है। तो B देख लीजिए O से कितनी दूरी पे है, 1 2 3। तो बिंदु B किस पूर्णांक को निरूपित करता है, इसका आंसर हो जाएगा -3 को निरूपित करता है। बिंदु B का विपरीत, अब यहां देख लीजिए जितना नीचे आए हैं इसका विपरीत जस्ट ऊपर हो जाएगा। बिंदु B का विपरीत क्या हो जाएगा, C। देखिए 1 2 3 1 2 3, तो बिंदु B का विपरीत हो जाएगा C, इसका आंसर हो जाएगा C, जो कि +3 को निरूपित कर रहा है। अब घर देख लीजिए, बिंदु D के और L से निरूपित पूर्णांक का मान क्या है, माने D के और L। पहले देख लीजिए D कहां है, D ऊपर है तो धनात्मक रहेगा,
कितना 1 2 3 4 5। तो बिंदु डी को निरूपित करने वाला जो पूर्णांक हो जाएगा ये हो जाएगा +5। के का याद देख लीजिए 1 2 3 4 5 के नीचे है, इसलिए के को निरूपित करने वाला पूर्णांक -5 हो जाएगा। और यल कहाँ है, ऊपर है 1 2 3 4 5 6, तो यल को निरूपित करने वाला हो जाएगा +6। ठीक, डी +5 के -5 और यल +6 को निरूपित करेगा। फिर करें बिंदु डी के और यल का विपरीत क्या हो जाएगा, तो डी का विपरीत देख लीजिए, डी का विपरीत क्या हो जाएगा के, जो कि क्या निरूपित करेगा -5 को। डी का विपरीत के हो जाएगा जो कि -5, तो के का क्या हो जाएगा डी, ये क्या निरूपित करेगा +5 को। और एल ऊपर से 1 फिर ई से 1 मानी यम, यल का विपरीत हो जाएगा यम, जो कि क्या निरूपित करेगा -6 को, -6 तो मतलब ये है डी का विपरीत के जो कि -5 को -5 से निरूपित होगा। के का विपरीत डी, जब के का डी है तो डी का के है तो के का डी हो जाएगा, -5 का +5। और एल का यल से निरूपित पूर्णांक प्लस है तो यल का विपरीत हो जाएगा यम, जो कि -6 से निरूपित होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। करेक्ट, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। जैसे -2 और 3 के बीच का पूर्णांक कौन कौन सा है, तो इसके लिए देखिए एक संख्या रेखा आप बना लीजिए। मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5 6, जैसी आवश्यकता है आप वैसे बढ़ा लीजिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। जैसे करें -2 और 3 के बीच, तो -2 देख लीजिए कहाँ है, -2 है और ये 3 है, ये हो गया 3। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है देख लीजिए, -1 0 1 2, -1 0 1 2, इसका आंसर हो जाएगा -2 और 3 के बीच की संख्या यही हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए -5 और 2 के बीच कह रहे हैं, -5 और 2 के बीच की संख्या कौन सी है, फिर वही कर लीजिए। -5 कहाँ देखिए यहाँ है, ये हो गया -5 और -2, सॉरी -5 और -2, तो -2 यहाँ -2 हो गया। तो -5 और -2 के बीच क्या आ रहा, -4 -3, तो हो जाएगा आंसर इसका -4 -3, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए -1 और 4, -1 और 4, तो -1 और 4 के बीच, तो -1 देख लीजिए यहाँ है और 4 यहाँ है, इसके बीच कौन कौन संख्या 0 1 2 3, तो जाएगा 0 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो शेष प्रश्न है उसे आप इसी तरीके से कर लेंगे। तो फिर देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कह रहे हैं कि इसमें माने इन जो दो संख्याएं दी गई है उसके बीच के जो अंक हैं उसको आरोही क्रम में लिखना है, माने बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे 2 और 5 के बीच की जो संख्या है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो हमेशा समझ लीजिए आपको, जैसे 2 और 5 है तो इसमें छोटी संख्या से दाहिनी तरफ आप चलिए, जैसे तो बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा। जैसे 2 और 5, 2 कहाँ है देखिए, 2 ये हो गया और ये हो गया 5, तो जो बाईं तरफ है वो छोटा है, जो दाहिनी तरफ है बड़ा है, तो आपको छोटे से बड़े की तरफ चलना है। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, माने 2 और 5 के बीच की संख्या का आरोही क्रम, बढ़ता क्रम 3 और 4। फिर ऐसे -4 और 0, देखिए -4 हो गया, ये 0 हो गया, तो जो बाईं तरफ है वो छोटा है, जो दाहिनी तरफ है वो बड़ा है, तो इसके बीच संख्या -3 -2 -1, -3 -2 -1, यही इसका आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम यही है बढ़ते क्रम में, क्योंकि -3 छोटा है, -2 -3 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है। 3 और 8 के बीच, 3 और 8 के बीच
ये देख लीजिए 3 हो गया, ये 8 है, 3 छोटा है 8 बड़ा है, 3 से 8 के बीच तुम्हारे 4 5 6 7, ठीक, 4 5 6 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। शेष प्रश्नों को आप इसी तरीके से कर लेंगे। फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित के मान बताओ। देखिए इसमें इसका मापांक निकालना है, माने निरपेक्ष मान, इसका निरपेक्ष मान निकालना है जिसको आप परिमाण कहते हो। इसकी ये बहुत आसान है, बस आप चिन्ह छोड़ दीजिए। जैसे -13 है, इसका आंसर 13 हो जाएगा। -37 है, ये 37 हो जाएगा। 101 है, इसके आप प्लस 101 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 101, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, माने चिन्ह आप इसका हटा दीजिए। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न संख्या 10 को, जिसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है और कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, क्या ये सत्य है? मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि पूर्णांकों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो 0 माने सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, ये असत्य कथन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं सब 0 से छोटी होती हैं। तो सबसे छोटा पूर्णांक 0 नहीं है, ये असत्य। माने सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, ये करा है, इसलिए ये गलत है। 0 का विपरीत नहीं होता, ये सत्य बात है। 0 का कोई विपरीत नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 न तो धनात्मक होता है और 0 न तो ऋणात्मक होता है। फिर -17 इज ग्रेटर देन -5। -17 मैंने आपको बताया था, जो संख्या बड़ी है ऋण लगने पे वो छोटी हो जाती है। जैसे 17 बड़ा है 5 से, तो ऋण 17 छोटा हो जाएगा ऋण 5 से। इसका मतलब ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। फिर घ वाला देखिए, कह रहे हैं एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5। तो बड़ा कौन सा है? 5, माने दी गई संख्या बड़ी होगी। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, सत्य है, ये बात सत्य है, सही कथन है। फिर इसमें कह रहे हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, माने -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5 हो जाएगा। इसमें -5 छोटा हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि बड़ा होता है, इसलिए ये क्या है? असत्य है। ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक, असत्य हो जाएगा। फिर कह रहा है 0 एक पूर्णांक नहीं है, एकदम है पूर्णांक, माने 0 जो है एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में 0 आता है। माने धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0, ये तीनों मिलकर ही पूर्णांक बनाते हैं, तो 0 भी पूर्णांक है। तो ये एक ने कहा 0 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक, असत्य है। फिर कह रहा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। मैंने इसके पहले ही बताया था 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, ये है सत्य। इस तरीके से आप लोगों ने अभ्यास 3A के प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू।